नमस्कार। तो 7:30 बजे हैं, शाम के वक्त है उत्तराखंड की खबरों को जानने का। आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो सबसे पहले कोरोना को लेकर अपडेट। तो 5वें दिन भी राहत भरी बात यह रही कि कोई भी कोरोना का नया मामला आज सामने नहीं आया है। सोमवार को 125 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई, वहीं 111 सैंपल अभी और जांच के लिए भेजे गए हैं। तो फिलहाल इस वक्त कुल मिलाकर 191 सैंपल की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। और अगर इस वक्त एक्टिव केस की बात करें तो 28 कोरोना के मरीज हैं जो इस वक्त अपना अलग अलग अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं, जबकि 7 मरीज पूरी तरीके से स्वस्थ होकर अपने अपने घरों को लौट चुके हैं। तो कोरोना अपडेट और फिलहाल 5वें दिन भी राहत भरी खबर। और इसको सब लोग मिलके ही अपने आप को थोड़ा सा वीक कर लेते हैं, रिस्क पे आ जाते हैं ना। जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनके साथ भी कुछ टीम में आपस में एक दूसरे की कमियां गिनाएंगे तो फिर तो हम कभी नहीं जीतते। शुरू करें, अगर हम कहते तू पास नहीं करता मैं तेरे को पास नहीं करूंगा, तो 2 खिलाड़ी 9-11 कल से क्लास में आएंगे। तो मेरे ख्याल से एक दिन करें, एक दिन ऑनलाइन और एक दिन ऑफलाइन टाइप का। तो हालांकि 5 दिन तक राहत भरी खबर आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हालात सामान्य हो चुके हैं। तो इसलिए पूरे राज्य में इस वक्त 11 ऐसे इलाके हैं जिन्हें पूरी तरीके से सील किया गया है और पूरी तरीके से वहां आने जाने पर पाबंदी है। और अभी तक 1434 ऐसे लोग हैं जो जमात से लौटे थे, उनका वेरिफिकेशन किया गया है। क्योंकि अगर राज्य के आंकड़े को आप देखेंगे तो 7 जो आंकड़े शुरुआत में राज्य के आए थे, उसके बाद जो भी कोरोना पॉजिटिव केस हैं वो सब जमात से लौटे हुए लोग हैं। तो इस वक्त इन लोगों को वेरीफाई कर लिया गया है और आगे इलाज दिया जा रहा है। और हल्द्वानी से खबर है, जहां कोरोना संदिग्धों को क्वारंटीन करने के पहुंचने के बाद वनभूलपुरा में बवाल जो हुआ था, मुख्यमंत्री सख्त हुए हैं। तो कल वाकई में जो तस्वीरें आ रही थी हल्द्वानी के वनभूलपुरा से, वो बड़ी ही हैरान करने वाली थी। तो मुख्यमंत्री ने पूरे इलाके में कर्फ्यू लगाने के निर्देश दिए, जिसके बाद वहां के हालात कैसे हैं, हमारे सहयोगी शैलेंद्र सिंह नेगी ने जायजा लिया। हल्द्वानी के वनभूलपुरा में कल जबरदस्त बवाल देखने को मिला था। लाइन नंबर 8 के उसी इलाके में इस समय हम मौजूद हैं, जहां कल जबरदस्त बवाल हुआ था। बवाल इस बात को लेकर के हुआ था, पुलिस और हेल्थ की टीम जब इस इलाके में एक मौलाना समेत कई सारे लोगों को जो कोरोना के संदिग्ध थे उनको अपने क्वारंटीन फैसिलिटी में लेने के लिए गई थी, लेकिन उन सब ने विरोध किया और कई सारे लोग, लगभग 1000 से ज्यादा की संख्या में, 2-2.5 की संख्या में लोग सड़कों पर आए। उसके बाद पुलिस बल आप देखिए किस तरीके से तैनात किया गया है। लेकिन सीएम त्रिवेंद्र रावत ने इस सबको देखते हुए, कल की जो हिंसक झड़प हुई उसको देखते हुए एक बड़ा कदम उठाया है और पूरे के पूरे इलाके में कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। यानी ये पूरे के पूरे इलाके में, जिसमें पहले से ये सील चल रहा था, लॉकडाउन चल रहा था, लेकिन अब पूरे इलाके में कर्फ्यू रहेगा। हालांकि कर्फ्यू की क्या शर्तें होंगी ये थोड़ी देर बाद क्लियर हो जाएगा। जिला प्रशासन इस पे अपनी राय रखेगा या जिला प्रशासन इसके नियम और कानून तय करेगा। लेकिन फिलहाल इलाके में कर्फ्यू है, इसलिए अगर जो लोग बाहर निकल रहे हैं तो उनका थोड़ा बहुत भी जो मूवमेंट था अब वो भी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। कैमरा सुमित कुमार के साथ शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। तो कल जिन 33 लोगों को क्वारंटीन करने के लिए, उनको अपने साथ लाने के लिए टीम पहुंची थी और उनके चक्कर में जो बवाल हुआ था, तो फिलहाल आज उन सभी के सैंपल ले लिए गए हैं और उन्हें जांच के लिए भेजा गया है। तो इनमें से 2 मौलानाओं समेत 10 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। तो सोचिए जरा, वाकई में बड़ी अफसोसनाक तस्वीरें थी कल जब इन लोगों को क्वारंटीन कराने के लिए यहाँ पर टीम पहुंची तो लोगों का हुजूम ही सड़क पर इसके विरोध में उमड़ आया था। ग्रीवांसेस थे, उसको सुना गया, उसका समाधान कर दिया गया है। केवल थोड़ी सी गलतफहमी थी, किसी प्रकार का उनका विरोध नहीं था। अपनी ही स्वेच्छा से वो आकर के आज अपनी सैंपलिंग करा लिए हैं। अब हमारी जो लिस्ट के लोग थे सभी की सैंपलिंग हो चुकी है, कोई अवशेष नहीं रहा है। तो लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद देखिए आप कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने उल्लंघन किया है। तो 69 मामले आज सामने आए हैं जिनमें मुकदमे दर्ज हुए हैं। वहीं आज लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर पुलिस ने 263 लोगों को गिरफ्तार किया है। और इस तरह से अगर हम पूरे लॉकडाउन के आंकड़े को, अब तक के आंकड़े को हम देखें तो 1470 मुकदमों के साथ 5802 लोगों को लॉकडाउन के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। तो पुलिस लगातार ही सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन हो। डीआईजी ने बताया है कि अब प्रशासन ऐसे लोगों के खिलाफ सीधे सीधे रासुका यानी कि एनएसए लगाकर कार्रवाई करने का मन बना रहा है। तो अब जो भी लॉकडाउन का उल्लंघन करेगा उन्हें तुरंत जेल भेजा जाएगा। तो आपको बता दें कि अभी तक जो भी कार्रवाई हो रही थी वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत हो रही थी, लेकिन अगर अब आपने लॉकडाउन का उल्लंघन किया तो सीधे सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। ये सभी का कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं उसको सभी लोग फॉलो करें। और जहाँ पर लगातार वार्न करने के बाद उसके बाद भी अगर कोई सुधार नहीं हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी हम एफआईआर तो रजिस्टर कर ही रहे हैं,
लेकिन अगर लगता है कि कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है तो इसको भी हम एग्जामिन कर रहे हैं कि एनएससी के अंतर्गत कैसे कार्रवाई इसमें की जा सकती है। तो जो लॉकडाउन की अवधि खत्म हो रही है उसके बाद यानी कि 15 अप्रैल से लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं, तो फिलहाल कल इंतजार हो रहा है सुबह 10 बजे का, जब प्रधानमंत्री एक बार फिर से देश को संबोधित करने वाले हैं। लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि उन्होंने केंद्र से आग्रह किया है कि लॉकडाउन को अभी और ज्यादा आगे बढ़ाया जाए। उससे बातचीत की है हमारे सहयोगी ने, तो उन्होंने कहा कि जिंदगी ज्यादा जरूरी है। वह जमातियों से भी सरकार का साथ देने की अपील सीएम ने की है। 22 मार्च से उत्तराखंड में लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी और 14 अप्रैल को फर्स्ट फेज का लॉकडाउन जो केंद्र सरकार की तरफ से किया गया वो समाप्त होगा। उसके बाद आगे किस तरीके से प्रक्रिया रहेगी, क्या व्यवस्थाएं रहेंगी। उत्तराखंड में राहत की बात यह है कि किसी भी लोकल व्यक्ति को यहां संक्रमण नहीं हुआ और सरकार इसे एक अपनी बड़ी सफलता मान रही है। मेरे साथ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। सबसे पहले सर, आज मतलब मान के चले कल 14 तारीख को फर्स्ट फेज का लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा, उससे आगे क्या विचार किया सर आपने? देखिए, राज्य में हमने बहुत एहतियात बरता और 22 तारीख का जो लॉकडाउन माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए आह्वान किया था और तब से उत्तराखंड में लगातार लॉकडाउन चल रहा है। मैं समझता हूं कि जो लॉकडाउन जो हमने राज्य में किया उससे हमको बहुत सुविधा मिली, जो कोरोना संक्रमित लोगों को ढूंढ पाने में, और इसलिए हमने भारत सरकार को ये सजेशन किया कि हमको इसको अभी और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि लोगों का जो जीवन है वो सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस गंभीरता से इस विषय को लिया और आज भारत प्रेरणा का विषय बना हुआ है सारी दुनिया के लिए। जो एडवांस कंट्री हैं वो भी आज भारत का लोहा मानती हैं कि भारत ने बहुत अच्छे तरीके से कोरोना वायरस को संक्रमित होने से भारत को बचाया है। तो हमारी भी अभी यही प्लानिंग है और उसके लिए हम एग्जिट प्लान उसका तैयार कर रहे हैं। हमने जो तमाम हमारे ज़िले हैं उनको कैटेगराइज किया है, AB श्रेणी में हमने कैटेगराइज किया है और उसी हिसाब से हम अभी हमारी टीम उस पर अध्ययन कर रही है कि किन किन वस्तुओं को खोला जाए, क्योंकि जैसे ही मार्केट खुलेंगी तो देश के अन्य हिस्सों से यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा और अन्य हिस्सों में काफ़ी जगह काफ़ी संक्रमण है। तो उसके लिए हम प्लान तैयार कर रहे हैं कि संक्रमण से भी हम बचे रहें और लोगों की जो सुविधाएं हैं, जो हमारा सप्लाई चेन है वो भी और मजबूत हो, लोगों की सुविधाएं और बढ़ें। तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम 1-2 दिन पर उस पर निर्णय लेकर के और उस प्लान को हम जनता के सामने रखेंगे। शासन का कामकाज, सरकार का कामकाज, क्योंकि वो भी प्रभावित हुआ। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि सोमवार से आप भी आज ऑफिस में आए सोमवार को, तो आगे ये प्रोसेस आगे बढ़ेगी धीरे धीरे प्रक्रिया? निश्चित रूप से अभी हम अपने मंत्रियों के साथ बैठेंगे और फिर हम इस पर निर्णय लेंगे कि कौन कौन से विभाग और कौन कौन से अधिकारियों को हमको धीरे धीरे ऑफिस में बुलाना चाहिए। और जो जरूरी काम है अभी हो रहे हैं, उसके लिए हम नियमित रूप से बैठते हैं। जो संक्रमण है उसकी भी हम रोजाना हम लोग समीक्षा करते हैं और उस पर आगे के कदम उठाते हैं। सर, जो स्थितियां रही, 7 लोग बाहर से आए, बाकी 28 लोग जमाती थे, कुल 35 अभी तक नंबर है। इसमें जमाती अभी भी समस्या, जैसे हल्द्वानी जैसी जगह समस्या है जमाती अभी भी? देखिए, तो मैं अपने जो जमाती भाई हैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप लोग इसमें सहयोग करिए, आप इसमें सहयोग करिए। अगर सहयोग नहीं करते हैं तो सरकार और अधिक कठोर कदम उठाएगी। हम किसी को, कुछ लोगों के भरोसे हम इस बीमारी को नहीं हम फैलने देंगे और किसी दूसरे के जीवन को खतरे में डालने का अधिकार किसी को नहीं है। और इसलिए हमने तमाम दंडात्मक कदम इसमें उठाए हैं और हमने अटेम्प्ट टू मर्डर, मारने की कोशिश जैसे मुकदमे हमने इसमें दर्ज किए हैं। तो मैं उनसे फिर एक बार अनुरोध करता हूं कि आप इस चीज को समझिए। इस वायरस का कोई जाति धर्म नहीं है और ये हमारे अंधविश्वास से दूर होने वाला नहीं है। इसके लिए जागरूकता बहुत जरूरी है। सोशल डिस्टेंस का जो मंत्र माननीय प्रधानमंत्री ने हमको दिया और जो 0 बजट का है, जिसमें कोई खर्चा भी हमारा नहीं होता, तो उसको हमको अनुपालन करें, सरकार को सहयोग करिए। मैं इन लोगों से आपके माध्यम से अपील करता हूं कि आप हमको सहयोग करिए।
कि उत्तराखंड को बचाने के लिए, क्योंकि कोई भी उत्तराखंड में की जनता के बीच से कोई संक्रमित नहीं हुआ, जो केसेस आए बाहर से आए, तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार धीरे धीरे स्टेप ले रही है, शासन के कामकाज होंगे, सरकार के कामकाज होंगे, लेकिन आपसे सिर्फ एक सहयोग सरकार को चाहिए कि आप अपने घरों में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सरकार को सहयोग करें। कैमरा अनिरुद्ध रावत के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। वही केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज एक वेब पोर्टल युक्ति लॉन्च किया है। इस पोर्टल के जरिए कोरोना वायरस के मद्देनजर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जो भी काम किए जा रहे हैं उसकी निगरानी होगी और उनको आगे भी मेंटेन किया जाएगा। ये पोर्टल कोरोना वायरस की वजह से जो चुनौतियां हर दिन सामने आ रही हैं, कैसे उन चुनौतियों से निपटना है और किस किस तरीके से काम करना है, वो सब इस पोर्टल में नजर आएगा। मंत्रालय ने एक युक्ति पोर्टल तैयार किया है। ये युक्ति पोर्टल ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जिसमें हमारी सभी संस्थाएं, चाहे हमारे आईटी है, एनआईटी है, आईसर है, आईपीएस है, हमारी आईसीटी है, हमारे विश्वविद्यालय हैं और आईसर हैं, तमाम वैज्ञानिक संस्थाएं हैं जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय से तमाम जुड़ी छोटी बड़ी संस्थाएं हैं, वो क्या क्या काम कर रही हैं और वो क्या क्या अभी तक उन्होंने अनुसंधान किया है, वो सभी इकट्ठा एक स्थान पर होगा। और वर्तमान परिस्थितियां जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस के इस महामारी से जूझ रही है, इस संकट से उबरने के लिए ये तमाम संस्थान क्या शोध कर रहे हैं, क्या अनुसंधान इन्होंने अभी तक किया है, वो सभी जो उनके प्रयास हैं वो प्रयास एक स्थान पर प्राप्त होंगे। और बड़ी खबर पिथौरागढ़ से है, जहां 7 नेपाल के नागरिक पकड़े गए हैं और ये सभी नेपाली नागरिक काली नदी पार कर नेपाल जाने की फिराक में थे। दिने झारचूड़ा के छारछुम में पकड़ा गया है। वही बताया जा रहा है कि 4 नेपाली नदी को पार कर नेपाल पहुंच भी गए हैं। तो इस वक्त लगभग 1,500 से ज्यादा ऐसे नेपाली हैं जो पिथौरागढ़ में फंसे हुए हैं। तो बस एक नदी का फासला है पिथौरागढ़ में, अगर आप देखेंगे भारत और नेपाल के बीच में, और रोज का आना जाना भी यहां से रहता है। तो फिलहाल ऐसे ही 7 नेपालियों को पकड़ा गया है। कोरोना काल में किसी भी मरीज को कोई दिक्कत ना हो, इसका ख्याल जिला प्रशासन रख रहा है। देहरादून के डीएम ने बताया कि गांधी शताब्दी को कोरोनेशन अस्पताल में पहुंचने वाले मरीजों को महंत इंद्रेश अस्पताल में भेजा जा रहा है और जो भी उनके इलाज का खर्च आएगा उसे सरकार ही उठाएगी। मेडिकल कॉलेज हमारा कोविड हॉस्पिटल हो गया है, इस वजह से वहां पर जो डिलीवरी के केसेस हैं उसको लेकर के गांधी और जो कोरोनेशन में भेजा जा रहा है, तो वहां बहुत सारा प्रेशर हो रहा है जिसको उनको करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। उसके लिए आज ये निर्णय लिया गया है कि महंत इंद्रेश हॉस्पिटल जो है यहाँ पर भी ऐसे केसेस भेजे जाएंगे जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं और उनको जो है आयुष्मान योजना की जो दर है उसके अनुसार से भुगतान किया जाएगा सरकार की तरफ से। और हरिद्वार से खबर, जहां स्वास्थ्य विभाग की आड़ में बगैर पंजीकरण के कई क्लिनिक खुले हुए हैं, जिसकी जानकारी मिलने के बाद जिलाधिकारी ने आदेश दिया और उसके बाद कई जगह छापेमारी हुई है। ड्रग्स इंस्पेक्टर ने छापेमारी कर कई क्लिनिक को सील किया है। तो हरिद्वार के टिबड़ी इलाके में कई क्लिनिक बगैर पंजीकरण के ही चलते हुए पाए गए, जिनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। द्वारा लगातार अभी अभियान जारी है। आज मैंने टिबड़ी में 7 जो ऐसे क्लिनिक थे उन पे विजिट किया और वहाँ पे वो अपने अभिलेख कोई प्रस्तुत नहीं कर पाए, तो उन्हें मौके पर बंद कर दिया गया है और उन्हें एक नोटिस जारी किया है मैंने कि वो लोग 10 दिन के भीतर अपने सारे डॉक्यूमेंट कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे। और बड़ी खबर अल्मोड़ा से भी आई, जहां सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता राहुल पंत को गिरफ्तार किया गया है। राहुल पंत बीजेपी महिला विंग के जिला अध्यक्ष का पति है। पंत पर सरकारी राशन को जनरल स्टोर में बेचने का आरोप है। तो जो सरकार की तरफ से कम दाम में राशन दिया जाता है, सस्ते गल्ले की जो दुकानें होती, वो राशन उसने जो जनरल स्टोर है वहां बेच दिया। पुलिस ने जनरल स्टोर के 9 जो बोरे हैं, राशन के बोरे हैं, वो बरामद किए हैं। तो इस मामले में स्टोर मालिक को और उसके बेटे को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका और आज राहुल पंत को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।
तो कोरोना का इस वक्त वार है और फिजिकली तौर पर लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं और लॉकडाउन के कारण जो पूरा एक सिस्टम है वो भी प्रभावित हो रहा है और सबसे इसका बड़ा असर जो पड़ा है राज्य के वित्तीय प्रबंधन पर, जिसका आगे अभी और ज्यादा स्थिति खराब होने का अंदेशा है। तो ऐसे में राज्य के अलग अलग जो सरकारी विभाग हैं, शिक्षक, निगम, उपनल, पीआरडी, होमगार्ड्स और आउटसोर्स कर्मियों को अभी तक मार्च महीने का वेतन नहीं मिला है। शिक्षा और पेयजल निगम में तो कई कर्मचारियों को फरवरी का भी वेतन नहीं मिला है। अब लॉकडाउन है तो इसकी वजह से कुछ तकनीकी पेच भी आ रहे हैं, तो कई विभागों को बजट ही अब तक नहीं मिल पाया है। तो अब लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनका वेतन मिले तो आगे जिंदगी आसान हो। वहीं सरकार का कहना है कि कोरोना का प्रभाव तो है, लेकिन सरकार अपनी प्लानिंग के तहत जल्द ही व्यवस्थाओं को पटरी पर ले आएगी। जो उपार्जित अवकाश बीच में हड़ताल जो हुई थी उसके पीरियड का जो उपार्जित अवकाश था उसकी प्रमाण पत्र तमाम विभागों के डीडीओ मांग रहे हैं। हम लोगों ने आज अनुरोध किया है कि लॉकडाउन की स्थिति में इस प्रमाण पत्र देना संभव नहीं है। इसकी स्वीकृति की प्रत्याशा में वेतन भुगतान कर दिया जाए। जैसे ही लॉकडाउन हटेगा वो संबंधित विभाग और कर्मचारी अपना ईएल का जो स्वीकृति है उसको अपने डीडीओ को उपलब्ध करा देगा। निश्चित रूप से नुकसान होगा, लेकिन हमने राज्य के प्रबंधन में ऐसी व्यवस्था की है कि कर्मचारियों को ठीक समय पर उनकी सैलरी इस महीने की हमारी व्यवस्थित रूप से जा रही है। अगले महीने के बारे में हम विचार करेंगे। जितनी बोरिंग हमारी लिमिट है उससे हम बाहर नहीं जा रहे हैं, उतना ही हम मार्केट से उठा रहे हैं। तो कुल मिलाकर वित्तीय प्रबंधन में हमारा प्रयास होगा कि हम राज्य उसमें कहीं ना कहीं इस बड़ी आपदा को लेकर जो नुकसान हुआ है उसको कैसे भरपाई करेंगे, विचार करते हुए हम इससे पार हो जाएं। उधम सिंह नगर के जसपुर में आशा कार्यकर्ताओं से अभद्रता का मामला सामने आया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा घरों में जाकर मरीजों की जांच के लिए आशा कार्यकर्ताओं की मदद ली जा रही है, लेकिन कर्मचारियों के पास उचित संसाधन नहीं है, जिसकी वजह से लोग अपना गुस्सा इन पर उतार रहे हैं। तो इनके लिए दोहरी मार है, उधर संसाधन नहीं मिल रहे, उधर लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं। वहीं सीएमएस का कहना है कि इस मामले में पुलिस से शिकायत की जाएगी। बीमारी तो सबके लिए ही है। अच्छा, लॉकडाउन पर गई थी और वहाँ उन्होंने पूछा कि तुम्हारे पास किट कहाँ है, बिना किट के तुम आई क्यों हो? अभी लॉकडाउन तो सभी के लिए चल रहा है, तुम्हें घर तुम्हें क्यों भेजा रही? क्या तुम्हारे लॉकडाउन नहीं है? तुम्हारे लिए बीमारी नहीं फैलेगी है कि तुम्हारा यही काम है कि तुम अकेली क्यों आई हो? कम से कम एक दो को साथ लेकर आती। कोई बदतमीजी करने लगा, कोई किट करने लगा, तो क्या करोगे फिर? तुम ये बताओ। तो अभी हमारी 2-3 आशाओं ने आके शिकायत की है कि कुछ लोगों ने उनके साथ मिसबिहेव किया है। इसकी सूचना अभी हम पुलिस में दे रहे हैं और अपने उच्चाधिकारी को अवगत करा रहे हैं। और नैनीताल में उस वक्त पुलिस हैरान रहेगी जब उसे पता चला कि मूल रूप से बागेश्वर के रहने वाले 3 युवक गाजियाबाद से पैदल चलकर नैनीताल पहुंचे हैं। तो रास्ते भर छिपते छिपाते पैदल चलते ये लोग आए थे, जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया है। इसके बाद बीडी पांडे अस्पताल में इन्हें रखा गया है। ये तीनों युवक गाजियाबाद से पैदल अपने बागेश्वर के डंडोली गाँव के लिए निकले थे। फिलहाल कालाढूंगी के पास एक गाड़ी वाले से लिफ्ट ली और मल्लीताल पहुंच गए, लेकिन वहां पुलिस की सख्त चेकिंग थी जिसमें ये पकड़े गए हैं। तो तीनों को क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया है। से आ रहे थे और किसी एक अभी पिकअप में बैठ के ये लोग आ रहे थे। 12 पत्थर चौकी में इनको पकड़ा गया है और यहाँ पे अभी बीडी पांडे में इनका स्वास्थ्य परीक्षण वगैरह कराया जा रहा है और जो इनके विरुद्ध जो नियमानुसार कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। हरिद्वार जिले में बहादुराबाद, नारसन, लक्सर ब्लॉक में कई गांव आजकल कोरोना वायरस के खिलाफ जन जागरण अभियान चला रहे हैं। गांव वालों ने अपने घरों के आगे कोरोना वायरस की आकृति बनाई है और गांव में कुछ सामाजिक संस्थाएं भी हैं जो जगह जगह पोस्टर लगाकर लोगों को जानकारी दे रही हैं। तो लोग खुद भी आगे आ रहे हैं और खुद भी समझ रहे हैं कि घर में रहना ही इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है। उधर कोरोना की जंग में साधु संत भी सरकार की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्रपुरी महाराज ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 51 लाख रुपए दान किए हैं। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक को उन्होंने 51 लाख रुपए का चेक सौंपा। इससे पहले महंत रविंद्रपुरी महाराज ने 11 लाख रुपए प्रधानमंत्री राहत कोष में भी मदद के लिए दिए थे। आपने एक बड़ा अमाउंट 51 लाख रुपए मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में दिया, पहले 11 लाख प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में दिए थे और लगभग 32 लाख रुपए का राशन भी आपने हम लोगों में बंटवाया। 2000 पैकेट खाने के भी प्रत्येक दिन दे रहे हैं। गुजरात के यात्री जब जा रहे थे बसों में उसके लिए भी आपने व्यवस्था किया थी। तो आपकी संस्था और आप बड़े मन के साथ इन चीज़ों में खर्च कर रहे हैं। ये वही है, करती है तो मैया नाम मेरा हो रहा है। ये सब पैसा जनता का पैसा है। जनता ने हमारे मंदिरों में पैसा दिया हुआ है। मैं उस पैसे का एक चौकीदार हूँ, मैं एक चौकीदार के रूप में हूँ। वो पैसा मैंने राजकोष में दिया है।
चलिए, तो उत्तराखंड के बुलेटिन में अभी बस इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी।